नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के गणित विषय पर है। काफ़ी दिन हो गया था गणित पर वीडियो बनाए। आज का अध्याय है अध्याय 10 वृत्त, जिसमें आज हम लोग इस अध्याय के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। वृत्त से संबंधित आधारभूत तथ्यों को समझेंगे और फिर प्रश्नावली 10.1 के सही प्रश्नों को हल भी करेंगे। इससे पहले के अगर अध्याय को आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल के 9th क्लास से गणित वाले पेज में जाकर पढ़ सकते हैं। सभी अध्यायों का आधारभूत समझ के साथ साथ प्रश्नावली के एक एक प्रश्नों का आपको हल मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं हम अध्याय 10 वृत्त पर। तो आप देख सकते हैं यह है आपका अध्याय 10 वृत्त। और सबसे पहले भूमिका में हम लोग समझेंगे यह वृत्त है क्या, और फिर देखिए अगले बिंदु में वृत्त और इससे संबंधित पद एक पुनरावलोकन में हम लोग वृत्त से संबंधित आधारभूत पदों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वृत्त से संबंधित बेसिक सभी आधारभूत तथ्यों को, चीज़ों को अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आगे आपको वृत्त से संबंधित प्रश्नों को हल करने में काफ़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। आज इस वीडियो में हम लोग वृत्त से संबंधित जितने भी आधारभूत पद हैं उन सभी को अच्छे से समझेंगे, और फिर देखिए लास्ट में हम लोग प्रश्नावली 10.1 के सभी प्रश्नों को हल भी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए वृत्त जो आपका चैप्टर का नाम है, इसको इंग्लिश में सर्किल कहते हैं। ठीक है, अब सर्किल क्या है, वृत्त क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से आप समझ लीजिए। भूमिका में क्या कह रहा है कि आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं के संपर्क में अवश्य आए होंगे जिनके आकार गोल होते हैं। आप इसको यहाँ उदाहरण से समझिए। आप जिस थाली में खाना खाते हैं वह थाली भी क्या होता है, गोल होता है। कटोरा जिसमें आप खाना खाते हैं वह भी गोल होता है। आपके शर्ट में जो बटन होता है वह भी गोल। आपकी माँ बहनें जो बिंदी लगाती है यह भी गोल होता है। कंप्यूटर लैपटॉप में जो CD लगता है यह भी गोल है। रोटी आप खाते हैं गोल है ना। चूड़ी जो पहनती है लड़कियां लोग वह भी गोल होता है। ठीक, चंद्रमा गोल होता है, सूर्य गोल होता है, ये घड़ी भी गोल होता है। ठीक, और घड़ी का जो अंदर का सुई होता है यह भी वृत्ताकार पथ में घूमता है। ठीक, किसी भी गाड़ी का जो पहिया होता है, चक्का, यह भी गोल ही होता है। तो वे सभी गोल वस्तुएं जो होती है वह क्या कहलाती हैं, वे वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम सर्किल कहते हैं। ठीक है, इस अध्याय को हम शुरू करेंगे उससे पहले हम एक छोटा सा कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। क्या कोई भी गोल वस्तु वृत्त या सर्किल कहलाएगा? चलिए देखते हैं। चलिए इसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मेरे पास देखिए एक गोला गेंद है। ठीक है, एक मैंने गोल आकृति का काट लिया है कागज। ठीक है, ये रोटी भी इस तरह का होता है। ठीक, मेरे पास एक 10 रुपये का सिक्का है, यह भी गोला ही है। ठीक, और मेरे पास एक टमाटर है, यह भी गोल ही है। ठीक, अब आप हमको बताइए कि इनमें से आप किसको वृत्त कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे। तो देखिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। यह जो टमाटर है यह गोला है। ठीक है, और यह जो कागज का टुकड़ा काटा हुआ है गोल, यह वृत्त है। ठीक, यह 2D आकृति है, और यह जो टमाटर है यह 3D आकृति है। 2D का मतलब होता है इसमें 2 गो बीमा है। ठीक, देखिए इसमें सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक, इसमें ऊंचाई नहीं है, लेकिन इस टमाटर में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ इसका कुछ ऊंचाई भी है। ठीक, इसलिए यह जो टमाटर है यह 3D में आकृति है, यह गोला है। ठीक, लेकिन यह जो टुकड़ा है कागज का यह वृत्त है। यह जो सिक्का है यह वृत्त है। आप जिस थाली में खाना खाते हैं वृत्त है। आपका शर्ट का बटन वृत्त है। ठीक, कंप्यूटर लैपटॉप में जो CD लगता है वह वृत्त है। आप जो रोटी खाते हैं वो वृत्त है। ठीक, तो वृत्त और गोले में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम कागज पर भी कोई आकृति उकेरेंगे गोल आकार का तो यह भी क्या होगा, यह भी वृत्त ही होगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले बिंदु पर। आपका जो अगला बिंदु है वह है वृत्त और इससे संबंधित पद एक पुनरावलोकन। देखिए वृत्त से संबंधित बहुत सारे पद हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो आगे आपको काफ़ी कठिनाई होगी प्रश्नों को हल करने में। जैसे देखिए यहाँ पे केंद्र क्या है, सेंटर, त्रिज्या, रेडियस क्या है। यहाँ देखिए इंटीरियर अभ्यंतर क्या है, एक्सटीरियर बहिर्भाग क्या है, वृत्तीय क्षेत्र यानी सर्कुलर रीजन क्या है, बहुत सारे चीज़ है। यहाँ देखिए मेजर आर्क क्या है, मीनर आर्क क्या है, आर्क क्या है। ठीक है, सेमी सर्किल अर्धवृत्त क्या है, परिधि सर्कमफ्रेंस क्या है, मीनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट वृत्तखंड। ठीक है, तो हम इन सभी को एक एक करके अच्छे से विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग 5 चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। वृत्त क्या है, केंद्र यानी सेंटर क्या है, परिधि सर्कमफ्रेंस क्या है, त्रिज्या रेडियस क्या है, और व्यास यानी डायमीटर क्या है। तो सबसे पहले देखिए वृत्त, जिसको इंग्लिश में हम सर्किल कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। एक तल पर किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। अब आप इस परिभाषा को आप समझ भी लीजिए। एक तल पर, अब जैसे देखिए यह एक तल है। ठीक, किसी एक निश्चित बिंदु से, यानी यह एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ। देखिए यहाँ से यह बिंदु समान दूरी पर है, यहाँ से यह बिंदु भी समान दूरी पर है, यहाँ से यह बिंदु भी समान दूरी पर है, यहाँ से यह बिंदु भी समान दूरी पर है। तो इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ क्या कहलाता है, एक वृत्त कहलाता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
अब इसके बाद अगला आपका पॉइंट है केंद्र। केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा है वृत्त के बीचों बीच स्थित वह निश्चित बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। यानी वह निश्चित बिंदु जिससे समान दूरी पर वृत्त खींचा हुआ रहता है, ठीक है, यही निश्चित बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, ठीक है। चलिए आपका अगला बिंदु है परिधि। परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक। देखिए वृत्ताकार पथ का कुल लंबाई परिधि कहलाता है। यह जो वृत्ताकार पथ है, अगर आप इसको रास्ता मान ले, ठीक है, गोल रास्ता, तो आप अगर यहाँ से मान लीजिए चलना प्रारंभ करते हैं और यहाँ से चलते 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 फिर वापस यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो आपने कुल कितना तय किया, यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का लंबाई कितना है, बस यही लंबाई क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है, यानी सरकमफ्रेंस कहलाता है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए अगला है त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, ठीक। इसका परिभाषा है कि केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। जैसे यह केंद्र है, ठीक, और वृत्त पर मान लीजिए कोई एक बिंदु, मान लीजिए यह बिंदु, ठीक, वृत्त पर तो बहुत सारा बिंदु है, लेकिन यह केंद्र है और वृत्त पर कोई एक आप बिंदु मिला लीजिए, ठीक। इस बिंदु से इस केंद्र को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा, यह रेखाखंड त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। इस त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, ठीक। यहाँ केंद्र से वृत्त तक का जो दूरी है, यह क्या कहलाता है, त्रिज्या, ठीक। अब चलिए त्रिज्या आप समझ गए। हम चलते हैं व्यास को समझते हैं। व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। इसका परिभाषा क्या है, देखिए वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे तथा इस रेखाखंड का दोनों अंत बिंदु वृत्त पर स्थित हो, वृत्त का व्यास कहलाता है। अब फिर से समझिए कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है। अब देखिए यह जो रेखा है ए बी, हम क्या किए हैं, इस रेखा को कहाँ से गुजारे हैं, इस वृत्त के केंद्र से गुजारे हैं, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे। अब देखिए यह जो रेखाखंड है ए बी, यह इधर अलग वृत्त अर्धवृत्त हो गया और यह नीचे वाला जो है अलग अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। इस पूरे वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया, ठीक। तो यही जो रेखाखंड है यह क्या कहलाएगा, यह व्यास कहलाएगा, यानी डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। एक बात और होना चाहिए कि इस रेखाखंड का दोनों अंत बिंदु कहाँ होना चाहिए, वृत्त पर ही होना चाहिए। यह अंत बिंदु वृत्त पर और यह अंत बिंदु वृत्त पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, ठीक। यह जो व्यास होता है यह त्रिज्या का दुगुना भी होता है, ठीक है। त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, केंद्र बिंदु से वृत्त तक, ठीक। लेकिन व्यास जो होता है वह केंद्र से गुजरने वाला एक रेखा होता है जिसका दोनों अंत बिंदु कहाँ हो, वृत्त पर हो, ठीक है। मेरे समझ से इस पांचों को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को रिपीट कर ले, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम अगले बिंदु को समझते हैं। किसी तल पर स्थित कोई वृत्त तीन भागों में बांटा होता है। पहला भाग क्या है, वृत्त के अंदर का भाग, दूसरा है वृत्त और तीसरा है वृत्त के बाहर का भाग, ठीक है। अब देखिए अभ्यंतर क्या है, देखिए अभ्यंतर को इंग्लिश में इंटीरियर कहते हैं, ठीक। तो देखिए यह जो वृत्त है, इस वृत्त के अंदर का जो भाग है, इस अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम अभ्यंतर कहते हैं, ठीक है, यानी इंटीरियर कहते हैं, ठीक। चलिए अगला है बहिर्भाग। बहिर्भाग को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटीरियर। तो यह जो वृत्त खींचा हुआ है ब्लैक पेन से, इस वृत्त के बाहर का जितना भी भाग है यह सारा भाग क्या कहलाएगा, यह बहिर्भाग कहलाएगा, इसको हम एक्सटीरियर कहते हैं, ठीक। चलिए तीसरा बिंदु है वृत्तीय क्षेत्र, यानी सर्कुलर रीजन। यह जो है यह वृत्त तथा इसका अभ्यंतर मिलकर वृत्तीय क्षेत्र बनता है, यानी यह पूरा वृत्त, ठीक है, ब्लैक कलर का जो वृत्त खींचा हुआ है यह पूरा वृत्त, और इस वृत्त के अंदर का जो क्षेत्र है यह क्या कहलाता है, यह सर्कुलर रीजन यानी वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए तो आशा आपको समझ में आ गया होगा अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्तीय क्षेत्र क्या है, ठीक है। हम चलते हैं, बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। अब चलिए नेक्स्ट में हम लोग समझने वाले हैं तीन बिंदुओं को, जीवा जिसको इंग्लिश में चौड़ कहते हैं, छेदक रेखा यानी सेकेंड, और स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। इन तीनों को अच्छे से समझते हैं। देखिए इसमें पहला है आपका जीवा। जीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चौड़, ठीक। देखिए वृत्त के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। यह वृत्त का परिधि है, ठीक। इस परिधि पर मान लीजिए, इस परिधि पर एक बिंदु यहाँ है और इस एक बिंदु यहाँ है, इस दोनों बिंदु को अगर आप मिला देंगे तो यह हो जाएगा आपका जीवा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इस दोनों बिंदु को अगर आप मिला दिए तो यह भी क्या हो जाएगा, यह जीवा हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, कोई बिंदु यहाँ है, इसको आप मिला दिए, यह हो गया जीवा, ठीक। तो वृत्त के अंदर का जो सबसे बड़ा जीवा होता है वह केंद्र बिंदु से गुजरता है, ठीक। व्यास जो होता है यानी इस केंद्र बिंदु से गुजरने वाला रेखा, यह भी एक जीवा ही होता है, ठीक है। यानी इस पूरे वृत्त के परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु को कोई रेखा अगर मिला दे, ठीक है, तो वह जीवा कहलाता है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, यह जीवा हो गया।
यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, यह क्या हो गया, यह जीवा हो गया। आशा है आपको जीवा समझ में आ गया होगा। अब इसी में आपका अगला बिंदु है छेदक रेखा। छेदक रेखा को इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड, ठीक है। सेकेंड का परिभाषा क्या है, तो देखिए वृत्त के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाला रेखा छेदक रेखा कहलाता है। जैसे यह वृत्त का परिधि है, ठीक, इस परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यह है और एक बिंदु यह है, ठीक है, और इस दोनों बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाला रेखा। तो अब ध्यान से देखिए, यह जो रेखा है ए बी, यह इस वृत्त के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदु को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी आर पार कर दे रहा है, ठीक है। तो यह जो है यह क्या कहलाएगा, यह छेदक रेखा कहलाएगा। अगर आर पार नहीं करता, यहाँ से लेकर यहीं तक रहता, तो यह जीवा कहलाता। लेकिन चूंकि अब आर पार कर दे रहा है, इधर भी निकल जा रहा है इधर भी, तो अब यह क्या हो गया, यह छेदक रेखा हो गया, यानी सेकेंड हो गया, ठीक है। अब चलिए इसी में आगे है स्पर्श रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो वृत्त के परिधि पर किसी एक बिंदु को छूकर गुजरने वाला रेखा क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा कहलाता है, ठीक। अब देखिए यह वृत्त का परिधि है, इस परिधि पर स्थित कोई एक बिंदु, जैसे मान लीजिए हम उस बिंदु को यहाँ पर बना देते हैं, ठीक। तो इस बिंदु को छूकर गुजरने वाला जो रेखा होगा यह टेंजेंट कहलाएगा, यानी स्पर्श रेखा कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यह जो ए बी रेखा है, यह वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु को क्या कर रहा है, यह छू के गुजर रहा है, ठीक है। वृत्त को पार भी नहीं कर रहा है, वृत्त के अंदर में भी नहीं जा रहा है, वृत्त के बाहर में भी नहीं है, बस वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु को क्या कर रहा है, यह छू के यह रेखा गुजर रहा है, ठीक। तो ऐसे रेखा को हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। इसको इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। आशा आपको समझ में आ गया होगा यह तीनों बिंदु, जीवा क्या है, छेदक रेखा क्या है और स्पर्श रेखा क्या है, ठीक है। हम चलते हैं आगे और हम चलिए समझते हैं अगले बिंदु को। हमारा अगला बिंदु है चाप। चाप को इंग्लिश में कहते हैं आर्क। देखिए इसका परिभाषा क्या है, वृत्त के परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, प्रत्येक भाग वृत्त का चाप कहलाता है। यह वृत्त का परिधि है और इस परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु, जैसे मान लीजिए एक बिंदु आप यहाँ पे मान लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो यह दोनों बिंदु इस वृत्त को दो भागों में कैसे बांट रहा है, इसको समझ लीजिए। तो अब ध्यान से देखिए, यह जो दोनों बिंदु है इस पूरे वृत्त को दो भागों में बांट चुका है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक एक चाप हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक चाप हो गया, यानी दो चाप में इसको बांट चुका है यह दोनों बिंदु। ऐसा समझ में आ गया होगा आपको। अब हम समझते हैं दीर्घ चाप क्या है और लघु चाप क्या है। देखिए दीर्घ चाप को इंग्लिश में कहते हैं मेजर आर्क, यानी यह जो बड़ा वाला चाप है इसको हम मेजर आर्क कहेंगे, ठीक। और यह जो छोटा लघु चाप क्या है, यानी मीनर आर्क क्या है, तो देखिए यह जो छोटा वाला चाप है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लघु चाप कहेंगे, ठीक है। आसान है एकदम, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी में देखिए तीसरा नंबर है अर्धवृत्त, यानी सेमी सर्किल क्या है। अब जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त है और इस वृत्त पर आप एक बिंदु यहाँ मान ले और एक बिंदु यहाँ मान ले, ठीक है। तो अब देखिए यह जो वृत्त अब दो चापों में बटा है, यह दोनों बराबर चाप है। एक चाप यह हो गया और एक चाप यह हो गया। आप इसमें किसी को लघु नहीं कह सकते हैं, किसी को दीर्घ नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह भी उतना ही बराबर है, यह भी उतना ही बराबर है, ठीक। तो इसमें प्रत्येक जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा, यानी सेमी सर्किल हो जाएगा, ठीक है। यह एक अलग अर्धवृत्त और यह एक अलग अर्धवृत्त, ठीक है। अब चलिए हम अगले बिंदु में समझते हैं वृत्तखंड क्या है। देखिए वृत्तखंड को इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। किसी वृत्त का जीवा उस वृत्त को दो क्षेत्रों या खंडों में विभाजित कर देता है तो प्रत्येक खंड वृत्तखंड कहलाता है। आपको तो पता ही यह वृत्त है और इस वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखा है यह क्या है, यह जीवा है, ठीक है। तो देखिए यह जो जीवा है यह इस पूरे वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। कैसे? तो देखिए एक भाग यह हो गया और दूसरा भाग यह बड़ा वाला हो गया, ठीक है। दो भागों में बट गया, ठीक। अब इसमें आगे है दीर्घ वृत्तखंड क्या है, यानी मेजर सेगमेंट क्या है। तो देखिए बड़ा वाला क्षेत्र या बड़ा वाला खंड जो है यह दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है, यानी मेजर सेगमेंट कहलाएगा। और यह जो छोटा वाला भाग है यानी लघु वृत्तखंड, जिसको मिनर सेगमेंट कहेंगे, छोटा वाला क्षेत्र या लघु वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। यह क्या कहलाएगा, यह दीर्घ वृत्तखंड और यह लघु वृत्तखंड, यह मेजर सेगमेंट और यह मिनर सेगमेंट, ठीक है। आशा समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब चलिए हमारा अगला बिंदु है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर, ठीक है। किसी वृत्त पर स्थित दो त्रिज्याएं जब उस वृत्त को दो क्षेत्रों या खंडों में बांट देता है तो प्रत्येक खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। यह एक वृत्त है, यह केंद्र बिंदु है। देखिए यह एक अलग त्रिज्या है और यह एक अलग त्रिज्या है, ठीक है। और देखिए यह दोनों त्रिज्या मिलके क्या कर रहा है, इस वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। कैसे? देखिए एक खंड ये हो गया और एक खंड ये हो गया, यह बड़ा वाला खंड हो गया, यह छोटा वाला खंड हो गया, ठीक। इसी में है दीर्घ त्रिज्यखंड और दूसरा है लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड को इंग्लिश में मेजर सेक्टर कहते हैं, ठीक। यह जो बड़ा वाला खंड है इसी को हम लोग मेजर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। और यह जो छोटा वाला त्रिज्यखंड है इसी को हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहते हैं,
ठीक है, एकदम आसान है, समझ गए होंगे आप। तो देखिए इस वृत्त के अंदर जितने भी आधारभूत तथ्य हैं आप उनको अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अनुरोध तो आप मेरा ये रहेगा कि आप खुद से प्रयास करें पहले, ठीक है, आगे उसके बाद आप वीडियो का सहारा लें। ठीक, अब चलिए हम प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है खाली स्थान भरिए। ठीक है, इसमें 6 प्रश्न है, खाली स्थानों को भरना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। जैसे यह पहला प्रश्न है। ठीक है, वृत्त का जो केंद्र होता है यह इस वृत्त के अंदर में होता है। ठीक, और आपको तो पता है वृत्त के अंदर का जो भाग है वह अभ्यंतर कहलाता है और इस वृत्त के बाहर का जो भाग है यह बहिर्भाग कहलाता है। ठीक, तो यह जो वृत्त का केंद्र है यह कहाँ है, यह अभ्यंतर में है, वृत्त के अंदर में है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभ्यंतर। ठीक, अब चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पर। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होता है। अब चलिए इसी में हम दूसरा प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। अब आप सोचिए ऐसा कौन बिंदु होगा जिसका दूरी त्रिज्या से अधिक होगा। अब मान लीजिए यह केंद्र बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है। ठीक, लेकिन क्या कह रहा है, त्रिज्या से अधिक हो, तो जाहिर सी बात है यह थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, वह बिंदु यहाँ हो जाएगा। जब त्रिज्या से अधिक होगा तो वह बिंदु त्रिज्या पार कर जाएगा, यहाँ वृत्त के परिधि को पार कर जाएगा। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि वह बिंदु वृत्त के डैश में स्थित होगा। तो जाहिर सी बात है त्रिज्या से अगर अधिक बढ़ जाता है लंबाई जिस बिंदु का, तो यह बिंदु वृत्त के बाहर में हो जाएगा, यानी यह वृत्त के बहिर्भाग में हो जाएगा। यह वृत्त है और वृत्त के बहिर्भाग में यह बिंदु क्या है, स्थित है, तो यहाँ क्या होगा, बहिर्भाग। तीसरा प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। ठीक, अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को समझिए। यह वृत्त है, ठीक, और आपको तो पता है वृत्त का जीवा क्या होता है, इसके परिधि को पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाला जो रेखा होता है यह क्या होता है, जीवा होता है। अब आप सोचिए इससे भी बड़ा जीवा आप खींच सकते हैं, कितना बड़ा जीवा खींच सकते हैं, तो सबसे बड़ा जीवा जो होगा वह इस केंद्र बिंदु से गुजरने वाला रेखा होगा। ठीक है, इस केंद्र बिंदु से गुजरने वाला जो रेखा होगा वही सबसे बड़ा जीवा होगा। तो वही कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, और आपको तो पता है जो रेखा केंद्र बिंदु से गुजरता है और दोनों परिधि को छूता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो इसका उत्तर व्यास होगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न को हम समझते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। ठीक है, देखिए चाप क्या होता है, तो इस परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु। ठीक है, और यह भी कह रहा है कि जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, तो व्यास कहाँ से गुजरता है, तो केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाला जो रेखा होता है उसे क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। ठीक है, और इस व्यास का जो सिरा होगा, एगो सिरा यहाँ होगा और एगो सिरा यहाँ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कह रहा है कि एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो यह जो चाप है, यह जो दोनों बिंदु है, यहाँ से अब दो को चाप जो बन रहा है, यानी एगो चाप यह और एगो चाप यह दोनों बराबर चाप होगा। ठीक है, आप इसमें किसी को दीर्घ चाप या लघु चाप नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या बन जा रहा है, यहाँ से अर्धवृत्त बन जा रहा है। एक अर्धवृत्त यह बन जाएगा और दूसरा अर्धवृत्त यह बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर। वृत्त खंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। ठीक है, यह आपको तो पता ही यह केंद्र बिंदु है और जब हम एक जीवा खींच देते हैं, ठीक है, और तो इस जीवा से घिरा हुआ जो क्षेत्र हो जाता है यह वृत्त खंड हो जाता है। ठीक, यह छोटा वाला खंड हो गया लघु वृत्त खंड और यह बड़ा वाला खंड हो गया दीर्घ वृत्त खंड। ठीक, तो वही कह रहा है कि वृत्त खंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। तो यह जो वृत्त खंड है आपको तो पता ही यहाँ यह बिंदु और यह बिंदु क्या कर रहा है, चाप बना रहा है। एगो चाप यह बना रहा है और एगो चाप यह बना रहा है। ठीक, तो इस चाप और एक जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है वही क्या कहलाता है, वही वृत्तखंड कहलाता है। ठीक, तो यह तो लघु वृत्तखंड है। अगर आप बड़ा वाला जो वृत्तखंड है इसका बात करेंगे तो देखिए यह भी एक चाप है और यह एक जीवा है। तो इस पूरे चाप और इस पूरे जीवा के बीच का जो क्षेत्र है यह दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक, और इस पूरे चाप और इस जीवा के बीच का जो क्षेत्र है यह लघु वृत्तखंड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। आपका 6 नंबर है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। देखिए यह एक वृत्त है। ठीक, और यह वृत्त जो है हम इस पन्ने पे बनाए हुए हैं। ठीक, तो इस तल पर यह वृत्त स्थित है और यह जो पूरा पन्ना है इसको 3 भागों में यह वृत्त बांट रहा है। ठीक, पहला भाग तो इस वृत्त के अंदर का भाग हो गया। ठीक है, यह पूरा अंदर का भाग हो गया और दूसरा जो हो गया यह पूरा वृत्त हो गया। ठीक, और तीसरा जो भाग हो गया वह इस पूरे वृत्त के बाहर का क्षेत्र हो गया।
ठीक है। तो इस तरह से तल को वृत्त कितना भागों में बांटता है, 3 भागों में बांटता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वह लिखिए, सत्य या असत्य, अपने उत्तर का कारण दीजिए। आपको बताना है कि यह इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, सही है या गलत है, और आपको कारण भी देना है कि क्यों गलती है या क्यों सही है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, आपको इसको एक एक करके समझाते चलते हैं। ठीक, आप इसको अच्छे से समझ जाएं। चलिए इसमें पहला प्रश्न है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए यह दूसरा नंबर का पहला प्रश्न समझ रहे हैं हम लोग। ठीक, यह वृत्त है और इस वृत्त का यह केंद्र है। ठीक, और यह जो केंद्र है तो इस वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु, मान लीजिए यह बिंदु यह है, यह वृत्त पर स्थित है, तो इस वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से मिलाने वाला जो यह रेखाखंड है यही क्या कहलाता है, यही त्रिज्या कहलाता है। यह तो सत्य बात है। ठीक है, अब तो पढ़ेंगे पीछे, तो यह सत्य होगा। दूसरा है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यह जो मान लीजिए यह वृत्त है, ठीक, दूसरा नंबर का 2 नंबर प्रश्न है, यह वृत्त है और यह केंद्र बिंदु है। क्या कह रहा है कि वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। परिमित का मतलब होता है मात्र एक। ठीक है, इस प्रश्न कहने का मतलब यह है कि इस वृत्त में समान लंबाई का मात्र एक वो जीवा होगा। देख लेते हैं। जैसे देखिए हम एक जीवा खींचे हैं, ठीक है, इसका लंबाई है मात्र 3 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप यहाँ से 3 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न के कहने का मतलब है कि क्या 3 सेंटीमीटर का सिर्फ एक ही जीवा हो सकता है? तो नहीं, ऐसा बहुत सारा हो सकता है। आप इन सब को नाप के देख लीजिए। जैसे देखिए यह 3 सेंटीमीटर का है, ठीक, इसको देखिए यह भी देखिए 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इसको देखिए यह भी 3 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह से आप समान लंबाई का एक वृत्त के अंदर बहुत सारा जीवा खींच सकते हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक जीवाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यह जो कथन है यह गलत है, असत्य है। ठीक है, अब चलिए हम इस 3 नंबर प्रश्न को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है 2 का 3 नंबर, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। अब जैसे यह एक वृत्त है, ठीक, इसका यह केंद्र बिंदु है। आप क्या किए हैं, इसको 3 बराबर चापों में बांटे हैं। एक चाप यह है, इसका लंबाई उतना ही है जितना इसका लंबाई है, ठीक है, उतना ही लंबाई इसका भी है, यानी तीनों चाप जो है यह क्या है, इस वृत्त का बराबर है। तो क्या कर रहा है कि प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। यह तो गलत है। प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कैसे होता है? दीर्घ चाप तो तब होगा जब किसी कोई बड़ा चाप होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तीनों क्या है, समान चाप है, एक समान लंबाई का है। ठीक, यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, यह तीनों बराबर है। तो इसको आप दीर्घ चाप नहीं कह सकते हैं, प्रत्येक चाप को आप दीर्घ चाप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यह कथन क्या है, 3 नंबर असत्य कथन है। चौथा नंबर है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास है। यह तो सत्य है। कैसे? देखिए आप इसी में 4 भी समझ लीजिए। यह वृत्त है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होता है यह क्या होता है, त्रिज्या होता है। यानी वृत्त के परिधि पर स्थित कोई बिंदु और केंद्र बिंदु के बीच का जो रेखा होता है वह क्या होता है, त्रिज्या। ठीक, और फिर आप इसी लंबाई को इधर दोगुना कर देंगे तो यह क्या हो जाता है, यह व्यास हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना लंबाई यहाँ से यहाँ तक का है उतना ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक का भी होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक यह क्या हो जाएगा, यह व्यास हो जाएगा, यानी त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा। तो उस हिसाब से यह जो 4 नंबर कथन है यह सत्य है। ठीक, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। चलिए सबसे पहले तो समझिए त्रिज्यखंड होता क्या है। 5 नंबर प्रश्न में यह वृत्त है और यह केंद्र बिंदु है, ठीक, और जब हम 2 त्रिज्या खींच देते हैं, ठीक है, तो इस दोनों त्रिज्या से जो खंड बन जा रहा है, एक खंड यह बन जा रहा है और दूसरा खंड यह बड़ा वाला, तो यह दोनों क्या करता है, त्रिज्यखंड। यह छोटा वाला त्रिज्यखंड, यह लघु त्रिज्यखंड है, और यह बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है, जो कि गलत है। जीवा यह वृत्त है और इस वृत्त का यह जीवा है, ठीक है, और जीवा और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, यह वृत्तखंड है, लेकिन यह जो है यह त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो उस हिसाब से यह प्रश्न, यह जो कथन है यह गलत है, असत्य है। इसका सही कथन होना चाहिए कि जीवा जो है, त्रिज्यखंड जो है वह 2 त्रिज्याओं एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर कि वृत्त एक समतल आकृति है। सही बात है, कोई भी वृत्त जो है 6 नंबर में, अभी आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताए भी थे वृत्त के बारे में कि वृत्त जो होता है वह कैसा आकृति, वह 2D आकृति होता है, 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो यह जो वृत्त है
यह समतल आकृति है। ठीक है, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो सकता है, इसमें ऊंचाई नहीं है। ठीक है, यह 2D आकृति यानी समतल क्षेत्र पर यह घिरा हुआ बनाया हुआ आकृति है। ठीक है, तो यह जो कथन है यह सत्य कथन है। ठीक, चलिए तो आपका यहाँ पे यह अध्याय प्रश्नावली खत्म हो गया। ठीक है, अध्याय खत्म नहीं हुआ, अभी इसके बाद और सारा प्रश्नावली है, हम उसको अगले वीडियो में जल्दी ही लेके आएंगे। ठीक है, तब तक हम इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में आपने वृत्त से संबंधित सभी आधारभूत तथ्यों को अच्छे से समझा। अगर आप यह वीडियो नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे इन चीज़ों को, तो आगे आपको काफ़ी परेशानी होगा। यह समझ लीजिए यह वृत्त का ABCD है। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कुछ भी कहना चाहते हो तो मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपका पढ़ाई यूं ही चलता रहे। ठीक है, खुश रहें, पढ़ते रहें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में 10.2 के वीडियो में।